Good morning, students. Today we will continue our chapter 8 motion further. Now, in previous classes I told you distance and displacement are physical quantities and distance is a scalar quantity whereas displacement is a vector quantity. Today I am going to tell you with reasons or logics how is distance a scalar quantity and how is displacement a vector quantity. देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, in order to calculate distance you need to add the total length of the total path covered by the object. अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है तो ऑब्जेक्ट जो भी टोटल पाथ कवर कर रहा है उस टोटल पाथ की टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट आगे से और आगे जा रहा है या आगे से पीछे आ रहा है या फिर साइड में जा रहा है या फिर सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट का जो भी पाथ है उस टोटल पाथ की लेंथ को हम ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल लेंथ मिल जाती है ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस। यानी आपको सिर्फ पाथ का मैग्नीट्यूड वैल्यू पता होनी चाहिए कि उसने कितना कवर किया, ठीक है। डायरेक्शन की आपको कोई जरूरत नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए एक एग्जांपल से, अगर मैं कहती हूँ एन ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर एंड देन 2 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर कवर करता है और फिर 2 मीटर कवर करता है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी। आर वी एबल टू कैलकुलेट डिस्टेंस हियर? क्या हम यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसने जो भी पाथ कवर किया है उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू दे रखा है 5 मीटर और 2 मीटर। तो हम टोटल पाथ की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू दे रखा है 5 मीटर 2 मीटर, उस टोटल पाथ की मैग्नीट्यूड वैल्यू 5 मीटर 2 मीटर यानी कि लेंथ को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ ऑफ द टोटल पाथ मिल जाएगा एंड दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है, डायग्रामेटिकली समझिए। फॉर एग्जांपल, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी 5 मीटर and then B to C 2 मीटर, what is the distance covered by the object? इधर देखिएगा, क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि A to B गया 5 मीटर और B से C गया 2 मीटर। अब ये तो नहीं दे रखा ना कि B से C किस तरफ है, मतलब C पॉइंट आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ है, ये तो हमें नहीं दे रखा कि C की डायरेक्शन किस तरफ है। लेकिन फिर भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो भी टोटल पाथ कवर करता है उसकी लेंथ को हम ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल लेंथ ऑफ द टोटल पाथ मिल जाती है, दैट इज डिस्टेंस। हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है कि A से B गया और फिर वो B से C आगे गया कि पीछे आया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इससे पड़ता है कि A से B कितना है 5 मीटर और B से C जो चाहे आगे हो चाहे पीछे हो कितना है 2 मीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए टोटल पाथ हमें चाहिए, दैट इज A टू B AB प्लस B टू C, चाहे वो आगे की तरफ हो पीछे हो BC, और AB की लेंथ कितनी है 5 मीटर और BC की 2 मीटर। तो टोटल पाथ की टोटल लेंथ हो गई 7 मीटर, दैट इज डिस्टेंस। अगर मान लीजिए आप कहोगे कि 2 मीटर आगे हो तब भी क्या है, 2 मीटर आगे होगा तब टोटल पाथ AB प्लस BC ही होगा, 5 प्लस 2 उसकी टोटल लेंथ होगी 7 मीटर, आंसर आएगा। और अगर ये पीछे होता B टू C, C यहाँ होता तब भी क्या फर्क पड़ता है, मान लो C यहाँ है तब भी उसका टोटल पाथ AB प्लस BC जिसकी टोटल लेंथ 5 प्लस 2 यानी कि 7 मीटर होती। यानी कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीट्यूड वैल्यू की जरूरत है, ठीक है, ना कि डायरेक्शन की। अगर हमें पाथ की वैल्यू दे रखी है
मैग्नीट्यूड दे रखा है जैसे 5 और 2, तो हम उस मैग्नीट्यूड वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल पाथ की टोटल लेंथ यानी डिस्टेंस मिल जाती है। ठीक है, हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है कि वो आगे है कि पीछे, क्योंकि ओवरऑल हमें सारे मैग्नीट्यूड वैल्यू को ऐड ही करना होता है ताकि टोटल लेंथ ऑफ द टोटल पाथ मिल जाए इन ऑर्डर टू हैव डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। Displacement is the shortest distance between initial and final position of an object. ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन होती है, फर्स्ट पोजीशन, और जो उसकी फाइनल यानी लास्ट पोजीशन होती है, उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर सेम क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट ए से बी गया 5 मीटर और बी से सी गया 2 मीटर और हमसे कहा जाए कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, तो हम एक्यूरेटली सर्टेनिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड 5 मीटर 2 मीटर यानी वैल्यू से काम नहीं चलेगा, हमें इसके साथ डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ए से बी गया 5 मीटर, ठीक है, फिर बी से सी गया 2 मीटर। अब ये बी से सी कहाँ है? ये सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है कि बैकवर्ड में, ये पता होना भी जरूरी है। मतलब ऑब्जेक्ट जो पाथ कवर कर रहा है उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए विद मैग्नीट्यूड, तभी डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। कैसे? देखिए, मान लो ए से बी गया 5 मीटर, फिर हमने कहा बी से सी गया 2 मीटर। आप कहोगे आगे मान लो सी कि ए से बी 5 मीटर और बी से और फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया सी 2 मीटर। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन हो गई ए, फाइनल पोजीशन हो गई सी, और ए और सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई ए सी, दैट इज 5 + 2 7 मीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 7 मीटर। लेकिन अगर ये सी पॉइंट बी से पीछे है, जैसे हमने कहा ए टू बी ऑब्जेक्ट गया 5 मीटर और बी से टर्न बैक लिया और पीछे एक पॉइंट सी पे गया 2 मीटर, यानी कि ए से बी 5 मीटर और बी से टर्न बैक करके बैकवर्ड डायरेक्शन में आया सी 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। इस केस में इनिशियल पोजीशन जहां से उसने स्टार्ट किया ए है, बिल्कुल है, और जहां उसने एंड फिनिश किया फाइनल पोजीशन सी है, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AC है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट AC हुआ। अब ये देखिए AC आप कैसे निकालोगे? AB - BC, तो आपका AC आएगा। तो AC के लिए AB - BC, then you will get AC। AB कितना है? 5 माइनस BC कितना है? 2, तो AC कितना आया? 5 - 2 कितना आया? 3 मीटर। तो आप खुद देखिए कि अगर A से B ऑब्जेक्ट जाता है 5 मीटर और B से C आगे जाता है 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 7 मीटर। और वहीं B से टर्न बैक करके C पीछे की तरफ आता है 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 3 मीटर। तो कितना फर्क पड़ गया, कितना डिफरेंस आ गया डायरेक्शन चेंज होने से, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट पर मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन का भी इफेक्ट होता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको पाथ का मैग्नीट्यूड 5 मीटर 2 मीटर ये तो पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी कि वो
आगे से और आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है कि साइड में जा रहा है, तभी आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो एक्यूरेटली। सो फॉर कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट यू नीड टू हैव मैग्नीट्यूड और वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो। दैट इज व्हाई डिस्टेंस तो हो गई स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसे डिस्क्राइब और कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ किसकी जरूरत है, मैग्नीट्यूड वैल्यू की, ना कि डायरेक्शन की। और डिस्प्लेसमेंट हो गई वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसे कैलकुलेट डिस्क्राइब करने के लिए आपको किसकी जरूरत है, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। सो दिस इज द रीजन behind scalar quantity distance and vector quantity displacement. Why are they called so? So distance is a scalar quantity because it needs only magnitude or value to get calculated or described, or displacement is a vector quantity because it needs magnitude or value as well as direction to get described or calculated. ठीक है, तो this is about distance and displacement. उससे related हम examples पहले ही काफी सारे solve कर चुके हैं. Now next physical quantity is speed. What is speed? Speed is the रेट ऑफ मोशन। स्पीड क्या है? देखिए, स्पीड एक बहुत ही कॉमन फैमिलियर वर्ड है जिसको आप पूरे दिन भर में क्या पता कितनी बार यूज करते हो। बट व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? इट इज द रेट ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट किस रेट से मूव कर रहा है, दैट इज स्पीड। Here rate refers to time. Rate का क्या मतलब है? टाइम। तो हम ये कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स speed can be defined as the distance traveled or covered by an object in unit time. Distance covered or traveled by an object in unit time. तो फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए, speed it is the rate of motion, means ऑब्जेक्ट किस रेट से मूव कर रहा है। रेट रेफर्स टू टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना मूव कर रहा है, या यूं कहें एक पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर या ट्रेवल कर रहा है। सो इन अदर वर्ड्स और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो यहां से फॉर्मूला बन सकता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को स्मॉल s से, टाइम को स्मॉल t से। तो सिंबॉलिकली स्पीड का फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू s अपॉन t। नाउ SI यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है, दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला। फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, जो आपको मैंने पहले भी बताया है, अपॉन टाइम की आप सबको पता है सेकेंड। तो स्पीड की SI यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर ये सेकेंड ऊपर चला जाए, अभी पावर कितनी है 1, ऊपर चला जाएगा तो पावर हो जाएगी
मीटर सेकेंड रेज टू द पावर -1। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और वी कैन से मीटर सेकेंड रेज टू द पावर -1। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू s अपॉन t, जो कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 मीटर तो हो गई उसकी डिस्टेंस अपॉन सेकेंड, यानी 1 सेकेंड हो गया उसका टाइम, यानी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है। फिर से ध्यान दीजिए, अगर मैं कहती हूँ if the speed of the object is 1 meter per second, what does it mean? अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, इसका क्या मतलब है। तो स्पीड मींस v is equal to s upon t, that is 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 मीटर तो हो गई डिस्टेंस अपॉन सेकेंड, यानी 1 सेकेंड हो गया टाइम। इट मींस v is equal to 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, that is ऑब्जेक्ट कवर्स 1 मीटर in 1 सेकेंड, यानी वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो स्पीड हो गई 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट टॉपिक we will cover in our coming class. Thank you. Have a nice day.